आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कई सारे टॉपिक्स के, एंड बेसिकली हमने कवर कर लिया था जनरल साइंस तक। ओके, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज को। ओके, और आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे सेम रहेंगी। फर्स्ट है हमारा, या तो हम लोग नई चीजें सीखेंगे, या तो हम रिवाइज करेंगे पुराने ही टॉपिक्स को। ऑलराइट, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। और थर्ड एंड द सबसे इंपॉर्टेंट रूल होगा कि हमारा 40, 30, 20 एंड 50 सेकेंड्स वाला टाइमर जो है वो एज इट इज रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इंडिया में कहाँ पे हमें जरेवा और ओंगे ट्राइब्स मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, या दमन एंड दीव में? ओके, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दे सकता हूँ और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होते हैं जहाँ पे आपको जरेवा और ओंगे ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, और याद रखिएगा कि मैं आपको बता चुका था सेंटलीस आइलैंड्स के बारे में। ऑलराइट, तो सेंटलीस जो है वो भी एक ट्राइब है जो यहाँ पे मिलती है, और माना जाता है कि जो सेंटलीस आइलैंड है या सेंटलीस जो ट्राइब है वो बेसिकली पिछले 60,000 सालों से अनटच है। यानी आप कह सकते हैं कि ये उस आइलैंड पे लगभग 60,000 सालों से है, और बेसिकली ये मॉडर्न सोसाइटी से बिल्कुल अनटच्ड है। और यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो नेशी जो है और मिनी जो है वो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है। ओके, लेकिन जब हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो भेंट हो गया, बैगा हो गया, मुंडा हो गया, भिल्स, ये होते हैं यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ टाइगर्स इज अ बैंक ऑफ रिजर्व फॉर में 2018-2019 में इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व क्या था? ओके, इनमें से कौन सा जो था इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व था? हालांकि आप कह सकते हैं कि ये 2019 के बेसिस से पूछा गया, ऑलराइट, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि आज के सिनेरियो में भी जो आंसर है वो सेम रहेगा। ठीक है, जो टाइगर रिजर्व जो कि डिक्लेयर्ड हुआ था लार्जेस्ट वन एज पर द पॉपुलर एस्टिमेशन ऑफ 2018 एंड 19, वो आज भी सेम है। ओके, तो अब आपके ऑप्शन जो है बॉन्डीबोर है, या फिर कॉर्बेट है, नागरहोल है, या दुधवा है। ओके, 30 सेकेंड से आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। कॉर्बेट जो है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिम कॉर्बेट के नाम से, ये है आपका लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व पॉपुलेशन एस्टिमेशन के बेसिस पे। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो टाइगर रिजर्व है इसके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन है टाइगर की। लेकिन अगर हम बात करें एरिया वाइज, अगर हम बात करें एरिया वाइज की, तो नागार्जुन सागर जो है, या फिर इसके साथ जुड़ता है श्री सलेम, ये पूरा एक ही है। नागार्जुन सागर है, श्री सलेम, यह है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज हो गया जिम कॉर्बेट,
ऑलराइट। जिम कॉर्बेट मिलता है आपका उत्तराखंड में और ये मिलता है आपका साउथ इंडिया में, और ये आप कह सकते हैं बॉर्डर ऑफ केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में। जब हम बात करते हैं बांदीपुर की, तो ये पड़ता है आपका कर्नाटका में। ओके। नागरहोल जो है ये भी कर्नाटका में है। दुधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि गवर्नर कौन था स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मई 2020 में। ओके, तो बेसिकली ये करंट अफेयर्स का पार्ट है उस टाइम के, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो सभी चीजों को कंप्राइज करता है हमारी सराउंडिंग्स की। प्लीज आपके कि इस तरह का कोई क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, और बेसिकली ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट में, और मोस्टली लोग जो हैं वो इसको एनवायरमेंटल स्टडीज को ज्योग्राफी से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये बाकी एस्पेक्ट्स पे भी होता है। आपके ऑप्शन है रामेश बायस, अनुसुया यूके, भूपेश बघेल या वाई एस जगन मोहन रेड्डी। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17th 18th 19th 20। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, अनुसुईया यूके। ये वो पर्सन है जो कि गवर्नर के, सॉरी छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये 2021 में पूछा गया था। ओके, लेकिन मैं इसको प्रेजेंट टाइम से भी कनेक्ट कर दूंगा, इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि एम्बेसडर इनमें से किस कंट्री का इलेक्टेड हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जनवरी 2021 में। घाना, क्यूबा, लीबिया, फिजी। ओके, 30 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। तो बेसिकली ये थे मिस्टर खान, जो कि आपके बिलोंग करते थे फिजी से। ऑलराइट, अब चलिए बात करते हैं यूएनएचआरसी के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था आपका 15 मार्च 2006 में। ओके, और बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ आपका मॉनिटर करने के लिए ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इश्यूज को और उन्हें कैटर करने के लिए। ओके, और आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर सुना होगा या देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो एक्टिव रोल निभाती है कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पे वॉर्स ज़्यादा हो रही हैं उन जगहों पे, ताकि बेसिक राइट्स जो है ह्यूमंस की उनकी प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, और यदि हम बात करें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजी इन शॉर्ट। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए जो है वो है बेसिकली पेरेंट असेंबली यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। ओके, अब अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया जो है वो भी होल्ड करता है अपना खुद का नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल को। तो ये जो था बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था आपका ईयर ऑफ 1993 में, आफ्टर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत। ह्यूमन राइट एक्ट्स 1993 के तहत। ओके, और यदि हम बात करें हेडक्वार्टर्स के बारे में, तो उसके हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं फरीदकोट हाउस में,
न्यू दिल्ली में। ऑलराइट। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है बेसिकली देखता है ह्यूमन राइट्स इश्यूज को और कैटर करता है उन्हें विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। ओके। और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स के बारे में यूएनएचआरसी के, तो हेडक्वार्टर्स पड़ते हैं इसके जेनेवा में। ओके। यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि एम क्या था, मेन एम रामसर कन्वेंशन का। कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज। 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। ओके। तो जब हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं वेटलैंड्स के बारे में। और वेटलैंड्स क्या होते हैं? तो वेटलैंड्स जो होते हैं बेसिकली एरियाज होते हैं इंटरनेशनल कंसर्न्स के प्रिवेंट करने के लिए वाटर्स को, ओके, या फिर आप कह सकते हैं वाटरफॉल स्पीशीज को, जिनको पानी से प्यार होता है, वाली स्पीशीज बर्ड्स की जो होती है। ओके। यहाँ पे कई सारी वाटरफॉल स्पीशीज होती हैं या बर्ड्स होती हैं बेसिकली, और इनकी आदत होती है कि ये पानी के आसपास ही रहेंगी और अपने अंडे भी वहीं देंगे, या तो यहाँ पे रहेंगी या फिर यहाँ पे अपने अंडे देंगे। ओके। तो ये होते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स इंक्लूड करते हैं बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट को, मार्शी लैंड्स को, रिवर्स को और लेक्स को। ओके। तो ये चीजें होती हैं जो कि इंक्लूड हो सकती हैं आपकी वेटलैंड्स की कंडीशंस में। ओके। और अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो बेसिकली इंडिया जो है उसके पास है 75 वेटलैंड साइट्स, जो कि रिकॉग्नाइज होती हैं रामसर कन्वेंशन के अंडर। ओके। और अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो बस लिखिए, याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने सारी डिटेल्स लिख ली होंगी। तो अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो बेसिकली ये है रामसर सिटी, या रामसर भी कहते हैं कई बार हम लोग। रामसर सिटी ईरान में, जहाँ पे जो एग्रीमेंट था साइन हुआ था 1971 में। ओके। टू प्रिवेंट द इंटरगवर्नमेंटल वेटलैंड्स। ऑलराइट। और ये है इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स, क्योंकि इंटरनेशनल गवर्नमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए। ऑलराइट। तो करेक्ट आंसर है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। ओके। चलिए आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जिसके पास हाईएस्ट बायोमास है? डेजर्ट इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, टुंड्रा इकोसिस्टम है, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है? 30 सेकेंड आपके पास सोच का आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। The time's up.
सो करेक्ट आंसर है यहाँ का डी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओके, सो कॉन्सेप्ट समझने के लिए फर्स्ट हमें पहले समझना पड़ेगा बायोमास। तो बायोमास जो होता है बेसिकली वो होता है एनर्जी कलेक्शन फाउंड इन प्लांट से, एनिमल्स में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सन। ओके, तो बायोमास जो होता है बेसिकली वो एनर्जी होती है जो कि एनिमल्स और प्लांट्स द्वारा कंप्राइज की जाती है, जो कि पड़ते हैं उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर। ऑलराइट, तो अगर हम डेजर्ट इकोसिस्टम को देखेंगे तो हमें पता होगा कि यहाँ पे कम ट्रीज है और कम जानवर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब सफिशिएंट ट्रीज एंड एनिमल्स नहीं है तो यहाँ पे सफिशिएंट बायोमास बन नहीं सकता, यानी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद हम बात करें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के बारे में, तो फिर से इनके पास भी कम पेड़ और कम जानवर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सनलाइट की पहुंच भी कम होती है, तो फिर से ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हम बात करेंगे टुंड्रा इकोसिस्टम के बारे में। तो बेसिकली टुंड्रा रीजन जो है वो होते हैं आपके हाईएस्ट ग्लेशिएटेड माउंटेन रीजन्स, और जो एरियाज और रीजन्स होते हैं यहाँ के वो भी होते हैं काफी हाईयर लेवल्स पे। ओके, तो अगर आप कंसीडर करेंगे इनको उस प्लेस के तौर पे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो सनलाइट है वो बहुत कम पहुंचती है, और ऑल्सो यहाँ पे सफिशिएंट ट्रीज एंड एनिमल्स भी नहीं मिलते, तो बायोमास कम होता है। तो ये भी जो है ये भी एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ फोर्थ वाला जो है वो बचेगा। तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे होता है सफिशिएंट ट्रीज एंड एनिमल्स, और साथ के साथ यहाँ पे होता है सफिशिएंट रीच टू द सन। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं वो किस लेयर को थिन कर देते हैं? O2 लेयर को, O3 लेयर को, CO2 लेयर को, या SO2 लेयर को? 30 सेकेंड आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, O3 लेयर। और बेसिकली अगर हम बात करें इसके बारे में, O2 के बारे में, तो ये होती है ऑक्सीजन। यदि हम बात करें O3 के बारे में तो ये होती है ओजोन। यदि हम बात करें CO2 के बारे में तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और यदि हम बात करें SO2 के बारे में तो ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये होता है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे नियरेस्ट लेयर होती है वो अर्थ सरफेस के। फिर आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पड़ती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो कमर्शियल जेट्स होते हैं या फिर जो पैसेंजर जेट्स होते हैं मोस्टली आपके, बेसिकली लिमिटेड होते हैं, कन्फाइंड होते हैं ट्रोपोस्फेयर के बीच में। ऑलराइट, ये जनरली ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस नहीं करते और स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं उड़ते। ऑलराइट, लेकिन जो आपके सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, जो कि आपके साउंड की रफ्तार से ज़्यादा तेज उड़ सकते हैं, तो ये जो जेट्स होते हैं ये बेसिकली कैपेबल होते हैं आपके टच करने में या फ्लाई करने में स्ट्रेटोस्फेयर को। और जब ये फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो जनरली ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि सल्फर ऑक्साइड्स हो गए आपके, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया आपका, इन सबको हवा में छोड़ देते हैं, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बर्न होते हैं यहाँ पे। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे, और ओजोन लेयर जो है उसे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, और ये जो ओजोन लेयर होती है ये प्रेजेंट होती है आपकी कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में।
ऑलराइट, और स्ट्रेटोस्फेयर क्या होने जाएगी, डिप्लेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से जो सुपरसोनिक जेट्स हैं वो थिन कर देते हैं आपकी स्ट्रेटोस्फेयर को या O3 लेयर को। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, मेन एम क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। 40 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये साइन हुआ था 1987 के बीच में। ओके, और मॉन्ट्रियल जो है ये सिटी है स्पेन में। ओके, तो बेसिकली ये साइन होता है 1987 में। और इसके दो एम थे बेसिकली। पहला था टू प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को। ऑलराइट, ये फर्स्ट एम था। सेकंड था इनका टू चेक आउट concentration of ozone डिप्लेशन को, जो कि कॉज होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से। ऑलराइट, बेसिकली ये दो मेन एम थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के। सिर्फ हमें प्रोटेक्ट नहीं करना ओजोन लेयर को, बल्कि हमें कंसंट्रेशन को रोकना है जो कि डिप्लीट कर देते हैं ओजोन लेयर को। ओके, ऑलराइट, तो यही थे मेन एम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं आपके, इनको चेक किया जाता है पहले, क्योंकि ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ओजोन लेयर को। ऑलराइट, अब यदि हम बात करें व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, तो रीजन क्या है इसके पीछे का? इसका रीजन है टू प्रिवेंट हार्म caused by ultraviolet rays। ओके, तो बिकॉज सनलाइट के साथ में जो कि अर्थ सरफेस को रीच करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो भी अर्थ की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो ओजोन लेयर जो कि स्टार्ट है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है इन अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं या जो यूवी रेस है शॉर्ट में, वो अर्थ सरफेस तक ना पहुंच सके, क्योंकि अगर वो पहुंच गई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा बायोडाइवर्सिटी को, मैनकाइंड को और सभी चीज़ों को अर्थ पे। तो इसीलिए हमें ओजोन लेयर को बचाना पड़ता है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इन शॉर्ट GHG। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
वाटर वेपर है या मीथेन? 30 सेकेंड से आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, ऑक्सीजन। वो ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं होती। तो अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ये इनको समझते हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर ये है आपके अर्थ सरफेस और ये है आपका सन। ओके, तो जो वेव्स जो हैं या फिर जो सन रेज हैं वो अर्थ को हिट करती हैं, तो जो अर्थ जनरली होती है वो गर्म नहीं होती इनकमिंग सोलर रेज की वजह से। जस्ट बिकॉज इनकमिंग सोलर रेडिएशंस की वजह से या इंसोलेशंस की वजह से। ओके, इसको इसको हम शॉर्ट में इंसोलेशन बोलते हैं। जो अर्थ है वो हीट अप नहीं होती, लेकिन क्या होता है जब ये रेस जो है वो हिट करती हैं अर्थ को, तो इनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से अर्थ के, अर्थ जो है वो वार्म होना स्टार्ट हो जाएगी और हीट को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी इनसाइड टूवर्ड्स द सरफेस। और ये होता है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, जो कि अर्थ इंटीरियर से आता है। ओके, और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, अर्थ को वार्म अप करने के लिए। ओके, या फिर आप कह सकते हो अर्थ सरफेस को वार्म अप करने के लिए। और क्या होता है फिर जब सनसेट होता है या फिर रात होती है, तो इस टाइम के दौरान अगर यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स थे जो ग्रीन हाउस गैसेस से बिलोंग करते थे, जो इस एटमॉस्फेयर में थे इस तरह से, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं टेरेस्ट्रियल हीट को, और आप कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को लॉन्ग टाइम के लिए। तो आप कह सकते हैं कि सनसेट के बाद भी या फिर और रात आने के बाद भी जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो है वो निकलना बंद हो जाती हैं, ऑलराइट, तो क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस में ट्रैप हो चुके हैं, एब्जॉर्ब करेंगे हीट को, और जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ेगी। ओके, तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वहां पे जो ऑक्सीजन है वो नहीं है। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10th है कि कौन सी एसोसिएशन फॉर्म्ड हुई थी विद द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कोalition ऑफ सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज, कोलैबोरेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए ग्लोबल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंडियन सोलर इंटरनेशनल सोलर कंसोर्टियम, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स, सोलर एनर्जी इंटरनेशनल और सोलर रिजर्व इंटरनेशनल। 20 सेकेंड है, शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। The time's up. So basically, B है इसका आंसर। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स जो कि फॉर्म्ड हुआ था 2015 में, इसको हम ISA के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ये फॉर्म किया गया था दो कंट्रीज के द्वारा, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा। ओके, और जो ISA है इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, गुरुग्राम, इंडिया में। ओके, और यदि हम बात करें मोटिव के बारे में, तो मोटिव जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही था। ऑलराइट, और जो इसके मेंबर्स हैं वो लगभग 106 मेंबर्स हैं अभी। ओके, इस ISA के, और जितनी भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं, और जिसके बारे में UNG के बारे में हम देख चुके हैं इस लेक्चर में, जितने मेंबर्स UNG के होंगे वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे ISA के मेंबर के लिए। ओके, अब
आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, लाइन टेल मैकाओ जो होता है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? हॉलर एप, सिल्वर एप, बियर्ड एप, ब्लैक एप। 20 सेकंड है सोच के आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बियर्ड। ओके, तो लाइव मकाओ जो है उसको हम बियर्ड के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, और बेसिकली ये मिलता है आपका वेस्टर्न घाट। ओके, और बेसिकली ये होती है एंडेमिक स्पीशीज। ओके, और आपको याद हो मैं आपको बता चुका हूँ कि एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्टेन प्लेसेस पे। तो हम कह सकते हैं लाइन टेल मकाओ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, इसलिए ये होती है एंडेमिक स्पीशीज। ऑलराइट, अगर हम बात करें एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में तो बेसिकली लगभग आपके 20 साल तक जीते हैं। तो ये था लाइन टेल मकाओ के बारे में। 12th क्वेश्चन हमारे पास, द प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, ये किस में प्रीडोमिनेट होती है? सल्फर में, नाइट्रोजन में, सिलिकॉन में या कार्बन में? 20 सेकंड है सोच के आंसर करने के लिए, टाइम शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, कार्बन। ओके, आपको याद हो केमिस्ट्री लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो होता है उसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ दो मेन रीजंस, पहला है कैटिनेशन और सेकंड है टेट्रा वैलेंसी। ओके, और यदि आपको याद हो इन डिटेल्स के बारे में तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी गैस जो है सॉलिड स्टेट में ड्राई आइस के नाम से जानी जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20 सेकंड सोच के आंसर करने के लिए। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड, बी। यदि आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका था, या स्टैटिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको बता चुका था, ये होता है आपका ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको है ड्राई आइस के नाम से जानते भी हैं। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मिथिल प्रोपेन आइसोमर होता है किस चीज का? ऑलराइट, एन हेक्सेन, एन बुटेन, एन प्रोपेन या एन पेंटेन। ओके, 20 सेकंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, आपका टाइम शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सब जो करेक्ट आंसर है एन बुटेन। ऑलराइट, एन बुटेन। और हम बात करें आइसोमर के बारे में तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सेम फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं पहले? तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेसिकली आपके, अगर आपको याद हो मैं बता चुका हूं, ये होते हैं आपके ग्रुप ऑफ एटम्स। जब कई सारे एटम्स जो एक दूसरे साथ कंबाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं ग्रुप, और उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ऑलराइट, और मॉलिक्यूल्स के होते हैं दो चीजें, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। ऑलराइट, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। ओके, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास सेम फॉर्मूला होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो वो होते हैं आइसोमर।
ऑलराइट, अब चलिए आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इसको स्टैब्लिश किया था दोराबजी टाटा ने कब? 1919 में, 1913 में, 1907 में या 1911 में? 15 सेकंड है, सोच के आंसर करने के लिए। और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, 1907 में। तो टिस्को स्टैब्लिश हुई थी आपकी सुबर्णरेखा नदी के किनारे, जमशेदपुर में। ऑलराइट, किस साल में? 1907। ओके, तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया है कुछ क्वेश्चंस को इन्वायरमेंटल स्टडीज के। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेम टॉपिक के साथ ही। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने डिस्कस किए हैं, और धन्यवाद।